नमस्कार, मैं बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम कोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष साहित्यकार के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी का नाम किसी से भी अपरिचित नहीं है। स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक के सभी विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी तथ्य हैं। यही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रेमचंद जी के बारे में और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुटाते हैं और उनके जीवन परिचय को देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रगतिशील साहित्यकार, मानवतावादी कलाकार, मौलिक विचारक, जागरूक लेखक और हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनके जीवन का संक्षेप में परिचय प्राप्त करते हुए हम रचनाओं के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को ईस्वी में उनका जन्म हुआ था लमही नामक स्थान पर, जो वाराणसी में है और उत्तर प्रदेश में है। तो लमही में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में ही आपने प्राणों का त्याग किया। आप का वास्तविक नाम जो है वो धनपत राय श्रीवास्तव था। कायस्थ परिवार में आपका जन्म हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था, मुंशी अजायब राय, जो लम्ही में ही भी डाक मुंशी थे, और माता का नाम था आनंदी देवी। प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई और आपको पढ़ने में बहुत रुचि थी, बचपन से ही रुचि थी, लेकिन आपका बचपन बहुत संघर्ष में रहा, संघर्ष में बीता। जब आप 7 वर्ष के थे तभी माँ का देहांत हो गया। 15 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया और जब आप 16 वर्ष के हुए तो पिता ने भी आपका साथ छोड़ दिया और उनका भी देहांत हो गया। 1906 में प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह जो है वो शिवरानी से हुआ। शिवरानी एक शिक्षित महिला थी, सुशिक्षित महिला थी और बाल विधवा थी, और उन्होंने 1944 ईस्वी में प्रेमचंद घर में नाम से एक पुस्तक लिखी थी। ये लिखी थी शिवरानी देवी ने। तो ये चीज़ें जो हैं वो, ये तथ्य हमें ध्यान रखना होगा। 3 संतान थी उनकी, जिसमें श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। इस नाम से 3 संतान थी, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। जब हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो 1898 ईस्वी में मैट्रिक उत्तीर्ण की आपने। इसके बाद मैट्रिक उत्तीर्ण करते ही, मैट्रिक पास करते ही आप स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। यद्यपि आपके जीवन में बहुत संघर्ष था, आर्थिक रूप से बहुत स्थिति बहुत खराब थी और पिता की मृत्यु के पश्चात पूरे घर के लोगों का दायित्व जो है आपके कंधों पर आ गया था। इसके बावजूद भी आपने अपनी पढ़ाई जो है वो शिक्षक बनने के बाद भी जारी रखी और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करते रहे। 1910 ईस्वी में आप अंग्रेजी, दर्शन, फारसी व इतिहास विषय के साथ में इंटर पास करते हैं और 1919 में आप स्नातक पास करते हैं। बीए आपने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास विषय के साथ में पास किया और 1919 में जैसे ही आप बीए पास करते हैं, वैसे ही शिक्षा विभाग में आपको इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति मिलती है। 1919 में आप शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन 1921 में आपको वह नौकरी छोड़नी पड़ती है। इतने अभावों के बावजूद देश के लिए अपने नौकरी की कुर्बानी देते हुए आप जो हैं वो, जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया और आह्वान किया गया कि सरकारी नौकरी छोड़ दी जाए, तो आपने भी गांधी जी के आह्वान पर वह नौकरी छोड़ दी और 23 जून को उससे त्यागपत्र दे दिया। और उसके बाद में आप स्वतंत्र लेखन करने लगे, पत्रकारिता करने लगे, लेखन का काम करने लगे और प्रवासी लाल जी के साथ मिलकर आपने सरस्वती प्रेस भी खरीदा। लेकिन आपने वहाँ से यद्यपि हंस व जागरण जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रेस का को व्यावसायिक रूप से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके ऊपर और कर्जा चढ़ा और ऋण बढ़ गया और आर्थिक संघर्ष और ज़्यादा बढ़ गया
और 1933 ईस्वी में इसी के कारण आप फिल्म नगरी की तरफ रुख करते हैं और मोहनलाल भवनानी की सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक का कार्य करते हैं। उद्देश्य वही था, ऋण से मुक्ति हो, आर्थिक संघर्ष से किसी न किसी तरह से मुक्ति मिले, इसलिए आपने कहानी लेखक का कार्य फिल्म नगरी में प्रारंभ किया। लेकिन अफसोस कि फिल्म नगरी भी आपको रास नहीं आई और उसे भी छोड़कर आपको बनारस आना पड़ा और आप जो है वहाँ से अलविदा कह के बनारस आ गए। प्रेमचंद जी के नाम के साथ मुंशी कैसे जुड़ा, ये भी बड़ा एक रोचक किस्सा है, रोचक प्रसंग है। अगर हम उनके खंगालते हैं उनके जीवन को तो कहीं पर भी मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन जब 1930 में हंस के प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया बनारस से प्रेमचंद जी ने, तो उनके साथ में तत्कालीन जो बहुत बड़े राजनेता और रचनाकार थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, वो भी आपके साथ संपादक थे, सह संपादन उनका भी था। तो उनके कद का ध्यान रखते हुए जब पत्रिका निकाली गई तो प्रेमचंद जी ने यह निर्णय लिया कि उनका नाम पहले आना चाहिए। तो जब उनका नाम पहले आना चाहिए तो उन्होंने अपना नाम कन्हैया लाल माणिक लाल लिखने की बजाय उन्होंने केवल मुंशी लिखा। तो संपादक मुंशी कॉमा प्रेमचंद इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के पास जब ये चीज़ें जाने लगी तो लोगों को लगा कि प्रेमचंद ही मुंशी प्रेमचंद हैं। उनको ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि तब इतने साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था, जो है संपर्क के इतने साधन नहीं थे। तो लोगों ने प्रेमचंद जी के सामने मुंशी जुड़ा हुआ मानकर उन्हें मुंशी प्रेमचंद मान लिया और वही नाम जो है वो उनका प्रचलित हो गया और लोग उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही जानने लगे। जबकि वास्तव में यह जो मुंशी नाम उनके आगे जुड़ा है वो वास्तव में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी के नाम का मुंशी था, जो मुकद्दर से प्रेमचंद जी के नाम से पहले जुड़ गया। उनकी रचनाओं पर बात करें तो उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे, 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी और नाटक भी उन्होंने शुरुआती दौर में, अपने लेखन के शुरुआती दौर में नाटक लिखे, 3 नाटक लिखे। अनुवाद उन्होंने अनुवाद पर काम किया, खूब काम किया, 10 पुस्तकें लिखी। बाल साहित्य की 7 पुस्तकें उनके द्वारा लिखित हैं। इसके अतिरिक्त लेख हैं, भाषण हैं, संपादकीय हैं, भूमिकाएं हैं और पत्र लेखन का काम भी आपके पुत्र द्वारा भी प्रकाशित करवाया गया है। बाद में आपकी मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत भी आपको काफ़ी जो लेखन है वह प्रकाशित हुआ है। नाटकों में अगर हम नाम लें तो आपके नाटक जो हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहानी और उपन्यास में आपको इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि फिर वो नाटक का लेखन जो है वो उसके नीचे कहीं दबकर रह गया। नाटक यद्यपि आपने संग्राम नाम से, करबला नाम से और प्रेम की वेदी नाम से नाटक जो हैं वो लिखे थे। संग्राम 1923 में लिखा, करबला 1924 में आपके द्वारा लिखा गया और प्रेम की वेदी जो है 1933 में आपने नाटक लिखा था। इसी तरह से कहानी संग्रह आपके 9 कहानी संग्रह आपके प्रकाशित हुए, आपने लिखे, जिसमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन। इस तरह से ये जो आपके कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, बहुत सारी कहानियाँ आपकी बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन पर जो है वो धारावाहिक भी बने और इसके अतिरिक्त आपकी मरणोपरांत जो है आपकी सभी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में संग्रह करके उसको प्रकाशित भी करवाया जा चुका है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर जब हम बात करते हैं तो उन्हें हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली श्रेणी है जो वो प्रेमचंद जी की प्रारंभिक रचनाओं की है। प्रारंभिक उनके जो काल की रचनाएं हैं वे हैं, जैसे प्रतिज्ञा है, वरदान है, जिसके माध्यम से हम प्रेमचंद जी से परिचय प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व क्या है वो उनके माध्यम से उनकी झलक हमें उसमें मिलती है। फिर अब जब हम दूसरी श्रेणी पर बात करते हैं तो दूसरी श्रेणी की रचनाओं में हम नाम ले सकते हैं सेवा सदन का, निर्मला का, गबन का।
ये दूसरी श्रेणी की जो रचनाएं हैं, इनमें सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखा गया है, उनको केंद्र में रखकर उनको प्रधानता दी गई है। जैसे सेवा सदन में दहेज प्रथा, निर्मला में वृद्धावस्था में दूसरे विवाह या अनमेल विवाह की बात की गई है, शंका और अविश्वास के दुष्परिणाम की बात की है, और गबन में गहने की चाह में फंसे जो पात्र हैं उसके दुष्परिणाम को दिखाया गया है। जब हम तीसरी श्रेणी की रचनाओं में आते हैं तो उसमें हम प्रेमचंद के एक अलग ही रूप के दर्शन करते हैं। तीसरी श्रेणी की जो रचनाएं हैं उनमें हम नाम ले सकते हैं प्रेमाश्रम का, रंगभूमि का, कायाकल्प का, कर्म भूमि का और गोदान का। ये जो तीसरी श्रेणी की रचनाएं हैं, इसमें जीवन के एक अंश के नहीं वरन संपूर्ण जीवन के दृष्टा बनकर प्रेमचंद हमारे सामने आते हैं। उनके उपन्यास जो हैं वो किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहते, ये संपूर्ण जीवन तथा समाज को हमारे सामने अंकित कर देते हैं। यहाँ हम प्रेमचंद जी से जुड़े हुए केवल उन्हीं तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं को स्पर्श कर रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे एक तथ्य ये है कि पूछा जाता है कि जो नवाब राय के नाम से कौन लेखक लिखते थे, तो प्रेमचंद थे। जब वो उर्दू में लेखन करते थे, प्रारंभिक लेखन उनका उर्दू का है, उर्दू में जब वो लेखन करते थे तो वो नवाब राय के नाम से करते थे, और बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। जब उन्होंने उर्दू में लेखन प्रारंभ किया और जब उन्होंने सोजे वतन लिखी, तो सोजे वतन जो है वो अंग्रेज़ों ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। नवाब राय को अंग्रेज़ों ने लेखन न करने की चेतावनी दे दी थी, और फिर जो है उन्होंने जब सोजे वतन को प्रतिबंधित कर दिया और उनको लिखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, तो दया नारायण निगम उन्होंने उनका नाम प्रेमचंद रखा, और फिर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से हिंदी लेखन प्रारंभ किया, और वो उनका जो है लेखन बहुत ही लोकप्रिय हुआ और मानक और मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य प्रेमचंद जी के बारे में हैं कि उन्होंने 1915 से हिंदी लेखन प्रारंभ किया। उससे पहले यद्यपि उन्होंने 1901 से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उर्दू में लिखते थे वो पहले नवाब राय के नाम से, जैसे कि हमने पहले बात की है। 1915 से उन्होंने हिंदी लेखन प्रारंभ किया। 1915 में सरस्वती में दिसंबर अंक में, सरस्वती का जो दिसंबर अंक निकला उसमें उनकी पहली बार सौत कहानी प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद 1918 में उन्होंने पहला उपन्यास सेवा सदन नाम से उनका प्रकाशित हुआ, और वो सेवा सदन, वो उनका उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि वो हमेशा हमेशा के लिए हिंदी के कथाकार बन गए। 1921 में उन्होंने, जैसे कि हमने बात की, नौकरी से त्यागपत्र दिया। 1930 में उन्होंने हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया, और उसके पश्चात उन्होंने मर्यादा है, माधुरी पत्रिका आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जागरण समाचार पत्र का संपादन भी किया। 1934 में एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी मजदूर, उस मजदूर फिल्म की कहानी भी आपने लिखी। और हमने पहले बात की है कि शिवरानी जो देवी थी आपकी पत्नी, दूसरी पत्नी, उन्होंने 1944 में एक पुस्तक लिखी थी प्रेमचंद घर में। उन्होंने उसमें घरेलू जो दृश्य हैं या घरेलू जो वातावरण है उसमें प्रेमचंद जी का क्या व्यक्तित्व है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। इसी प्रकार से जो प्रेमचंद हैं उनके अगर हम साहित्य पर बात करें तो उनका जो अंतिम निबंध है वो महाजनी सभ्यता माना जाता है। उनके अंतिम व्याख्यान जो है वो साहित्य का उद्देश्य, उसे अंतिम व्याख्यान माना जाता है। उनकी अंतिम कहानी कफन मानी जाती है, और उनका अंतिम उपन्यास जो पूरा किया उन्होंने वह गोदान, और जो अधूरा रह गया उपन्यास, अंतिम उपन्यास, वह मंगलसूत्र कहलाता है। मंगलसूत्र नाम से है, जो बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने उसको पूरा करके उसका प्रकाशन करवाया। प्रेमचंद जी पर जो दूसरे लोगों ने जो साहित्य लिखा या जो उनकी जीवनी लिखी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1962 में प्रेमचंद कलम का सिपाही, यह प्रेमचंद जी की जीवनी उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई। प्रेमचंद जी की जीवनी, इसमें उनमें प्रेमचंद जी के संपूर्ण जीवन को उन्होंने उसमें दर्शाया। और इसके अलावा कलम का मजदूर प्रेमचंद,
1964 में यह जीवनी पे प्रकाशित हुई, जिसकी भूमिका रामविलास शर्मा ने लिखी, और मूल रूप से मदन गोपाल ने यह जीवनी अंग्रेजी में लिखी थी, और प्रेमचंद के परिवार के बाहर के लोगों द्वारा लिखी गई यह प्रथम जीवनी थी, रचित जीवनी थी। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हमें प्रेमचंद जी पर मिलती है, प्रेमचंद और उनका युग, जो रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। इसी तरह से प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भागों में, ये कमल किशोर गोयनका जी द्वारा लिखा गया है, और प्रेमचंद विश्वकोश भी 2 भागों में उनके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रेमचंद पर बहुत काम किया है। उनके द्वारा रचित सामंत का मुंशी और प्रेमचंद की नीली आंखें, ये विशेष रूप से डॉक्टर धर्मवीर भारती ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन किया है, और एक अलग दृष्टिकोण से उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य को खंगाला है। अब अगर हम बात करें एक और पहलू की, कि फिल्मों में प्रेमचंद के साहित्य पर क्या रचनाएं हुई हैं, क्या रचित हुआ है, तो हम देखते हैं कि सत्यजीत राय जो फिल्म में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने प्रेमचंद जी की कहानियों पर फिल्में बनाई। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति, ये दोनों जो हैं प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थी, प्रेमचंद के कथा साहित्य पर आधारित ये फिल्में थी। इसी तरह से सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन पर फिल्म बनाई, और जिसमें सुब्बा लक्ष्मी जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में ही मृणाल सेन ने कफन का जो नाम, कफन पर ओका उरी कथा नाम से तेलुगु फिल्म बनाई। तेलुगु फिल्म भी इनकी कथा साहित्य पर बन चुकी है, जिसे सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और 1963 में गोदान पर, 1966 में गबन पर भी फिल्में बन चुकी हैं। 1980 में निर्मला पर धारावाहिक जो है वो टीवी पर प्रसारित किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य विशाल समुद्र है, और उस समुद्र में बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य मोती छुपे हुए हैं। उनके साहित्य की मुख्य विशेषता, अगर कोई हमसे पूछता है तो हम ये कहेंगे उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। उससे पहले जो एक काल्पनिक, जो तिलसम, जो केवल मनोरंजन प्रधान कहानियाँ लिखी जाती थी, उसका रुख मोड़कर शुरुआत में उन्होंने केवल आदर्शवादी रचनाएं लिखी, लेकिन बाद में उनकी रचनाओं का रुख जो है वो यथार्थवादी हो गया। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के लेखन का कार्य उन्होंने किया। ये प्रेमचंद के साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कभी भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई लांघ नहीं सका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।